नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जसजीत कौर और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस YouTube चैनल पर आप हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 10वीं के अनेक रचनाओं की वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके समक्ष एक कविता से उठाकर 4 पंक्तियों को प्रस्तुत किया है। अब आपको इन 4 पंक्तियों को पढ़ना है। मैं भी इसका वाचन करूंगी और आपको मुझे बताना है कि आपके अंदर इस पंक्तियों को पढ़कर आपके अंदर कौन सी भावना सबसे पहले उमड़ती है, उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है। तो चलिए मैं इसका वाचन करती हूँ। हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं, लहू सींचकर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है, कितने भागे खेत छोड़, कितनों ने लाशें बीनी हैं। तो अब इन पंक्तियों को पढ़कर यदि मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो मेरे मन में जो सबसे पहली भावना उमड़ती है वो है देशभक्ति की भावना। क्योंकि इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के निर्माण के लिए अपनी जान गंवा दी और अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनके योगदान के बारे में इन 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो जो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि देशभक्ति की भावना को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज के जो इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही कहानी की शुरुआत करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि देशभक्ति की भावना को हमें लोगों के अंदर किस प्रकार देखने को मिलेगी। और इसका जो शीर्षक है वो है नेताजी का चश्मा। और इस कहानी के जो रचयिता हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। और इन्होंने इस कहानी में यही बताया है कि जो एक समाज होता है उसमें बड़े व्यक्ति से लेकर एक छोटे बच्चे तक हर कोई कैसे समाज के निर्माण में और देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। और हर व्यक्ति के अंदर हम कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना छुपी होती है और उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे ये जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि इनके जीवन के मुख्य बिंदु कौन-कौन से हैं। तो जो स्वयं प्रकाश जी थे, इनका जन्म 20 जनवरी 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और ये जो लेखक थे, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक थे। हम जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है और ये आधुनिक साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे। और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो मध्य वर्ग के जीवन की समस्याओं, संघर्षों को इन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इनका लेखन का विषय था, इन्होंने उसमें मध्य वर्ग के जीवन की समस्याओं को मुख्य विषय बनाकर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई थी। और इनको इनकी रचनाओं के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया था, जैसे कि पहल सम्मान, बनवाली स्मृति पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और कथाक्रम सम्मान जैसे अनेक पुरस्कार इन्हें मिले थे। तो अब यदि इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, मतलब जो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, इन्होंने गद्य विधाओं में से अनेक इन्होंने रचनाएं लिखी थी, जैसे कि इन्होंने कहानियां लिखी थी। इन्होंने कुल 13 कहानियां लिखी थी। उसमें से जो प्रकाशित कृतियां थी वो हैं ये, जैसे सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म और एक जो कहानी हम पढ़ रहे हैं नेताजी का चश्मा, ये इनके द्वारा प्रकाशित कृतियां हैं। और फिर इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, जिसमें कि इन्होंने कुल 5 उपन्यास लिखे थे। जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय और ईर्धन, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास थे। तो ये इन्होंने जो हिंदी साहित्य की विधाएं होती हैं, गद्य विधाओं में से इन्होंने कहानी और उपन्यास, इन दोनों विधाओं में से अपनी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर एक लेखक के जीवन से ही संबंधित एक मिलान प्रस्तुत किया है मैंने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है कि खंड क के बिंदु खंड क के किस बिंदु के साथ इसका मिलान होगा। और जो आप उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसको मैं बाद में देखूंगी भी कि आपने इसको सही से मिलान किया है या नहीं। तब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। तो यहाँ पर हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में
उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के एक मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो अब यहाँ पर लेखक जो हमारे कहानी के मुख्य पात्र हैं, हालदार साहब, जो कि एक मैनेजर हैं, उनके बारे में सबसे पहले उनसे परिचित करवाते हैं। तो अब जो हालदार साहब हैं वो एक मैनेजर हैं, और मैनेजर होने के नाते उन्हें बहुत से कार्य करने पड़ते थे, और उस कार्य के सिलसिले में ही वो एक कस्बे से गुजरते थे, जो कि एक छोटा सा शहर होता है, वहां से वो गुजरते थे। तो अब सबसे पहले वो उस कस्बे के बारे में टिप्पणी देते हैं कि कैसे उस कस्बे में थोड़े से मकान थे और एक बाजार था। और वो फिर बताते हैं कि उस कस्बे में कैसे एक लड़कियों का स्कूल था, फिर लड़कों का स्कूल था, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी वहां पर स्थापित था। और वो बताते हैं कि वहां पर 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, जैसे कि खुले में जब हम दो एक स्क्रीन लगा देते हैं तो उसे ओपन एयर सिनेमा कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका शहर है तो वहां पर नगर पालिका अवश्य होगी। नगर पालिका कौन होती है? जो उस शहर के विभिन्न उस शहर के साज सजावट और उसके निर्माण में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, और उसके निर्माण को देखती है कि कैसे कि नगर में सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सड़कें बनवाती है, तो ये सब कार्य करवाती हैं। तो हम भी देखते हैं कि हमारे शहर में भी जो नगर पालिका है वो अवश्य छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जब वो कुछ कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है शहर में, जैसे कोई सड़क बनवा दी या फिर कहीं पर कुछ पेड़ लगवा दिए। तो उसी प्रकार से उस कस्बे में भी जो एक छोटा सा शहर था, वहाँ की जो नगर पालिका थी, वो भी कभी वहां पर शौचालय बनवा देते थे, या फिर कभी सड़क पक्की करवा दी, या फिर कबूतरों के लिए छतरियां बनवा दी। तो ऐसे ही कवि सम्मेलन वगैरह वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे। फिर वो बताते हैं कि उसी नगर पालिका ने एक बार सोचा कि क्यों ना हम शहर में एक प्रतिमा लगवा दें। प्रतिमा क्या होती है? जिसे हम मूर्ति कहते हैं। तो उन्होंने किसकी मूर्ति लगाने को सोचा? उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाने को वहां पर फैसला लिया। और वो बताते हैं कि ये जो कहानी है वह उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब आप शीर्षक से, जो हमारा कहानी का शीर्षक है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो कहानी होगी वो उस मूर्ति के किस हिस्से के बारे में होगी। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवाने का फैसला वहां पर किया कि वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा चौराहे पर लगवाएंगे। तो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को आजादी दिलवाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था, और इनके द्वारा जो दिया गया नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हमारा राष्ट्रीय नारा बन चुका है अब। और ये बहुत सारे युवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ये बताते हैं कि हमें सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी क्यों कहा जाता था। तो जब जर्मन में ये गए थे, वहां पर जो वहां के शासक थे हिटलर, उन्होंने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, और उन्होंने सम्मान में इन्हें नेताजी शब्द के साथ इन्होंने उन्होंने बुलाया था। और वहीं से ही हमारे भारत में ये नेताजी के नाम से भी लोकप्रिय हो गए थे, और तब से इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहानी हम देखते हैं कि नेताजी का चश्मा, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा बनाई गई थी उसके ही बारे में इस कहानी को लिखा गया है। तो अब आपको मुझे बताना है, कहानी के अगले भाग को पढ़ने से पहले आप मुझे बताएं कि यदि आपको मौका दिया जाए तो आप किसकी प्रतिमा को उस चौराहे पर स्थापित करना चाहेंगे? क्या वह किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की होगी, या फिर किसी कलाकार की होगी? जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हमारे
जीवन में जो बॉलीवुड के विभिन्न स्टार्स हैं, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपको यदि मैं बोलूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में अब लिखकर बताना है कि आप किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे अपने चौराहे पर और क्यों? तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब एक और प्रश्न है आपके समक्ष कि नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? वह पत्थर की बनी हुई थी या फिर संगमरमर की या फिर लोहे की या फिर कपास की? तो इन चारों विकल्पों में से जो एक उपयुक्त विकल्प है आपको उसको चुनना है और आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उत्तर कौन सा आएगा। तो चलिए अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं थी, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रिका में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो अब लेखक बताते हैं, अब लेखक अनुमान लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब उन्होंने वो मूर्ति को देख लिया जो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, अब उन्होंने उसको देख लिया। अब उसके बाद वो हालदार साहब जो हैं, अब वो अनुमान लगाते हैं कि वो कहते हैं कि शायद जो इस कस्बे के लोग हैं या फिर जो नगर पालिका है, उन्हें जो मूर्तिकार अच्छे मूर्तिकार है जो एक अच्छी सुंदर मूर्ति बना सकते हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। या फिर वो कहते हैं कि वो अनुमान ही लगा रहे हैं अब इसमें कि या फिर उन्हें लगता है कि शायद जो उन्होंने बजट बनाया होगा मूर्ति को बनाने के लिए, अब जो खर्चा है वो उससे ज्यादा आ गया होगा, इसलिए उन्होंने क्या फैसला लिया होगा कि वो एक किसी भी एक मामूली से इंसान से ही, वो स्थानीय जो एक कलाकार है उसी से ही वो मूर्ति बनाने का फैसला उन्होंने किया होगा। वो कहते होंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय तो उनका चिट्ठी पत्रिका में ही चला गया होगा कि उन्होंने मूर्ति यहाँ पर स्थापित करनी है, तो उसमें जो चिट्ठी पत्रिका वो काम होता है उसी में ही सारा समय बर्बाद हो गया होगा और अंत में उन्होंने क्या फैसला किया होगा कि वो स्थानीय कलाकार जो उनके ड्राइंग मास्टर जी हैं इकलौते कस्बे के, उन्हीं से ही वो मूर्ति बना लेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जुगाड़ लगाने की व्यवस्था बहुत ज्यादा चलती है, तो उसी प्रकार उस कस्बे की नगर पालिका ने भी जुगाड़ लगाया कि जो ड्राइंग मास्टर है, अब उन्हें इतना अच्छा चित्र बनाना आता है तो वो मूर्ति भी बना ही लेंगे। तो उन्हें यहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि वो ड्राइंग मास्टर जी से ही क्या बनवा लेंगे, वो मूर्ति बनवा लेंगे। उन्होंने कहा होगा कि आप इसका चित्र बनाकर आप इसकी मूर्ति बनवा दो और महीने भर में हमें लाकर दे दो। तो अब महीने भर का वक्त तो बहुत कम है, इसलिए जो एक ड्राइंग मास्टर द्वारा मूर्ति बनाई जाना और एक मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाई जाना, उसमें बहुत ही फर्क है। ये तो आप सब भी जानते होंगे। कहाँ पर एक ड्राइंग मास्टर जी को तो मूर्ति बनाना नहीं आता है, तो उन्होंने लेकिन अब विश्वास दिला दिया गया, उन्होंने विश्वास या फिर उन्होंने अब वादा कर लिया होगा जो कस्बे के लोग हैं कि मैं मूर्ति एक महीने में तुम्हें मूर्ति बनाकर दे दूंगा। तब इसीलिए वो अब मूर्ति की व्यवस्था को देखकर ही वो ऐसे ये सब अनुमान लगाते हैं कि जो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया रही होगी वो इस प्रकार से रही होगी। तो अब हम आगे देखेंगे कि मूर्ति में ऐसा क्या था कि जो हालदार साहब है उन्हें ऐसा लगा कि ये मूर्ति जो है बहुत जल्दबाजी में बनी है। तब हम देखेंगे उसमें कौन सी ऐसी कमी थी। तो उससे पहले आपको मुझे बताना है कि आपको अपना अनुभव साझा करना है कमेंट सेक्शन में, या आपको क्या लगता है कि ये जो मूर्ति या फिर ये जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं चौराहे पर, ये क्यों बनाई जाती हैं? इनके पीछे मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? आपको इसके बारे में बताना है और कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न है, तो आपका उसको इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? क्या वह कस्बे के नेता ने बनाई थी या फिर कस्बे के मूर्तिकार ने या फिर स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने या फिर स्कूल के हेडमास्टर ने? तो आपको उपयुक्त विकल्प चुनकर इसका उत्तर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि जो नेताजी का चश्मा जो कहानी है और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके जीवन के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा और हमने देखा कि जो वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाती है, उस नगर जिस नगर में लगाई जाती है उसके बारे में हमने कुछ जाना और उस मूर्ति को बनाने के पीछे क्या प्रक्रिया रही होगी और हालदार साहब ने क्या अनुमान लगाया उसके बारे में जाना। और आगे की कहानी हम अगली वीडियोस में
देख पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो ये थी आज की वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।